सुबह का सूरज हल्का सा आंगन में उतरा ही था कि सुशीला देवी गरम चूल्हे के सामने रोटियां बेलते बेलते थकने लगीं। उम्र भी तो अब 60 पार कर चुकी थीं। हाथ पैर पहले जैसे कहाँ चल पाते हैं, लेकिन फिर भी घर का सब काम वही करती थीं, बिना कुछ बोले, बिना शिकायत किए। उनके पति रघुनंदन प्रसाद बरामदे में अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर चश्मा सीधा करते हुए अखबार पढ़ रहे थे। बीच बीच में खांसी उठ जाती, लेकिन आदत थी चुपचाप सब सह लेने की। नाश्ता तैयार हो गया, रघुनंदन जी धीमे आवाज में बोले तो सुशीला जी धीरे से बोली, जी बस हो ही गया है, बस नाश्ता मेज पर रख रही हूं। एक नजर वो बहू बेटे के कमरे की ओर देख रही थी। हालांकि वो जानती थीं कि बहू को काम में हाथ बटाना पसंद नहीं, लेकिन फिर भी उम्मीद थी कि शायद थोड़ी बहुत मदद कर दे। लेकिन नेहा तो अपने कमरे में ही थी, जैसे दुनिया से कोई मतलब ही ना हो। ऐसे तैसे सुशीला जी ने पति रघुनंदन जी को नाश्ता दिया और खुद भी ऐसे तैसे एक रोटी पेट की भूख को शांत करने के लिए खा ली। सुशीला जी अभी अभी रसोई से निकलकर बेड पर बैठी ही थीं कि तभी उनका पुराना सा कीपैड वाला फोन बज उठा। स्क्रीन पर बेटी काव्या का नाम देखते ही उनके चेहरे पर थकी सी मगर सच्ची मुस्कान आ गई, जैसे किसी ने दिल पर हाथ फेर दिया हो। उन्होंने कांपती उंगलियों से कॉल रिसीव की। हेलो माँ, कैसी हो आप? और पापा कैसे हैं? काव्या एक ही सांस में बोल गई, जैसे बहुत दिनों से मन में दबा हुआ स्नेह आज अचानक बाहर निकल आया हो। सुशीला जी का चेहरा खिल उठा। सब ठीक है बेटा, तू बता कैसी है, और हमारा गोलू कैसा है? उनकी आवाज में हंसी भी थी, और उस हंसी में वो सारी थकान भी छिपी थी जो वो महीनों से सह रही थी। उधर से काव्या की हल्की हंसी सुनाई दी। माँ, उसका पहला जन्मदिन आ रहा है, इसलिए चाह रही थी कि आप और पापा आ जाते तो हमें बहुत अच्छा लगता। मैंने भाई को फोन किया था, पर उसने तो साफ मना कर दिया। कह रहे थे खर्चे बहुत है माँ, आप और पापा आ जाओ ना। अगर आप कहो तो मैं सुमित को बोलकर आप दोनों के प्लेन के टिकट बनवा दूं। काव्या का जोर किसी शिकायत जैसा नहीं था। वो एक बेटी की वो प्यारी सी जिद थी जो बरसों बाद अपने माँ बाप को अपने पास बुलाना चाहती है। सुशीला जी का दिल एक पल के लिए भर आया। बेटी की आवाज में वो अपनापन था जो इस घर में बहुत समय से उन्हें सुनाई नहीं दिया था। उन्होंने तुरंत खुद को संयत किया। अरे नहीं बेटा, दामाद जी क्यों बनाएंगे टिकट? हमें आना होगा तो ट्रेन से आ जाएंगे, तू चिंता मत कर, हम आ जाएंगे। काव्या तुरंत बोली, उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। माँ, ट्रेन से बहुत टाइम लग जाएगी, आपकी तबीयत भी खराब हो जाती है लंबे सफर करने में, इसलिए कह रही हूं मैं ही टिकट करवा देती हूं। और मुझे पता है भाई खर्चे की वजह से आपको आने नहीं देगा। ये सुनते ही सुशीला जी का दिल एकदम से चुभ गया। बेटी ने वही सच कह दिया जिसे वे खुद नहीं कह पा रही थी, जिसका दर्द वो और उनके पति रोज चुपचाप सह रहे थे। फिर भी उन्होंने हिम्मत के साथ जवाब दिया, हाँ बेटा, तो तेरे पापा खुद बना लेंगे टिकट। तेरे पापा की पेंशन भी तो आती है, तू चिंता मत कर। उन्होंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए ये कहा, क्योंकि बेटियों को मां का दुख नहीं सुनाई देना चाहिए। ये पुरानी आदत आज भी उनके भीतर कहीं गहरी बसी हुई थी। कहकर सुशीला जी ने फोन धीमे से रख दिया। उनके चेहरे पर ठहरी हुई मुस्कान धीरे धीरे ढहने लगी, पलकें भारी हो गईं, और अगला ही पल उनकी आंखों से गर्म चुपचाप बहते आंसू निकल पड़े। वे चुपचाप बैठी रहीं, साड़ी के कोने से आंसू पोंछने की कोशिश करती, लेकिन जितना पोंछती उतने ही आंसू फिर भर आते। उसी समय रघुनंदन जी पानी का ग्लास लेकर अंदर आए। उन्होंने जैसे ही सुशीला के कांपते कंधे देखे, उनका दिल थक से रह गया। वो जल्दी से उनके पास आए और धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ सुशीला? उदास क्यों हो? तबीयत तो ठीक है ना?
उनकी आवाज में चिंता थी और वही पुराना, वही सच्चा साथ जो तमाम मुश्किलों में भी कभी नहीं टूटा था। सुशीला जी ने ऊपर देखा। उनकी आंखें लाल, गाल भीगे हुए थे। वे शब्द ढूंढने लगे, मगर गला इतना भर चुका था कि उनका बोलना मुश्किल हो रहा था। रघुनंदन जी उनके पास बैठ गए। अरे बताओ तो सही, किसी ने कुछ कहा क्या, या घर की कोई बात? तभी सुशीला जी फूट पड़ी। भावनाएं अब और नहीं रोकी जा सकती। धीमे धीमे, रुक रुक कर उन्होंने काव्या का पूरा फोन, हर बात, हर शब्द रघुनंदन जी को बता डाला। काव्या की प्यारी सी जिद, उसकी चिंता, उसका दुख कि भाई ने साफ मना कर दिया, और उनका खुद का ये डर कि कहीं बेटी को उनके दुख का एहसास न हो जाए, सब कुछ उन्होंने कह डाला। रघुनंदन जी ने सब कुछ सुना, बिना कुछ कहे बस सुशीला जी की बातें सुनते रहे और उनका हाथ मजबूती से थामे रहे। रघुनंदन जी ने उनके आंसू पोंछे और बड़े प्यार से बोले, अरे मैं कोशिश करता हूं सुशीला, मैं गौरव से बात करूंगा। आखिर पेंशन आती है मेरी, अपनी बेटी से मिलने तो जा ही सकते हैं हम। गोलू का पहला जन्मदिन है, नाना नानी का जाना तो बनता है। उनकी बातों में उम्मीद थी, लेकिन सुशीला जी की आंखों में वही पुराना डर फिर तैराया। उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा, बहुत धीमी आवाज में कहा, लेकिन जी इतने पैसे कहाँ हैं हमारे पास। उनके शब्द एकदम टूटते हुए निकले। आपकी पेंशन आते ही बेटा बहू आ जाते हैं मांगने, घर के खर्चे के नाम पर पूरी पेंशन ले जाते हैं, बस मात्र 1000 रुपए आपको पकड़ा देते हैं, वो भी एहसान समझकर। सुशीला जी ने गहरी सांस ली। दर्द इतना था कि उस सांस में भी थरथराहट थी। गोलू का जन्मदिन है, खाली हाथ तो नहीं जा सकते ना, कुछ देने के लिए भी पैसे चाहिए, टिकट के लिए भी पैसे चाहिए, जब जाएंगे तो पुराने कपड़ों में तो नहीं जाएंगे ना, उसके लिए भी पैसे चाहिए। उनकी आवाज भर आई। कहाँ से होगा ये सब जी, हम तो खुद दूसरों के रहमो करम पर जी रहे हैं, अपनी बेटी के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम तो। हर शब्द में बेबसी, अपमान और एक माँ का दर्द घुला हुआ था। वे अपनी बेटी और नाती से मिलने को तड़प रही थीं, लेकिन अपने ही घर में अपनी पेंशन पर हक न होने का दुख उनके दिल को खाए जा रहा था। सुशीला जी और रघुनंदन जी के जीवन में दो ही धरोहरें थीं, उनका बेटा गौरव और बेटी काव्या। इन दोनों बच्चों की परवरिश उन्होंने अपने खून पसीने से की थी। खुद की जरूरतें हमेशा पीछे रखीं। बस बच्चों की पढ़ाई, उनके भविष्य, उनकी खुशियां, यही उनका संसार था। रघुनंदन जी सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। पगार ज्यादा नहीं थी, पर नीयत साफ थी और दिल बड़ा। अब रिटायरमेंट को पूरे 4 साल हो चुके थे। इन सब में भी वे एक संतुष्ट जीवन जी रहे थे, क्योंकि जीवन के सबसे बड़े फैसले, जैसे दोनों बच्चों की शादी, वो रिटायर होने से पहले ही पूरे हो चुके थे। उन्हें लगता था कि अब बुढ़ापे में बस शांति मिलेगी, लेकिन बहू के आते ही धीरे धीरे सब कुछ बदल गया था। इधर काव्या की शादी के बाद उसके घर किलकारी गूंजने में बहुत समय लग गया था। हर त्योहार, हर पूजा में सुशीला जी बस यही मांगती रहीं, हे भगवान मेरी बेटी की गोद भर दे। काव्या और उसके पति सुमित ने भी बहुत से डॉक्टर को दिखाया, इलाज करवाया, दवाइयां ली। कभी उम्मीद बढ़ती तो कभी उम्मीद टूट जाती। बेटी जब भी रोती, सुशीला जी का दिल और बिखर जाता। उन्होंने कितनी रातें जागकर बेटी का दर्द अपने तकिए में समेट लिया था। आखिरकार वर्षों की उस प्रतीक्षा, उपचार और दुआओं के बाद बेटी के घर एक नन्हा मेहमान आया, गोलू। दूर होने की वजह से गोलू के जन्म के समय भी दोनों नहीं जा पाए थे। अब गोलू का पहला जन्मदिन आने वाला था और काव्या दिल से चाहती थी कि उसके मायके से उसकी माँ, पापा और भाई भाभी सभी आएं और नन्हे गोलू को दुआएं दें। लेकिन जब उसने गौरव को फोन किया तो उसने घर के खर्चे का हवाला देकर साफ मना कर दिया। लेकिन उसे उम्मीद थी कि उसके मम्मी पापा जरूर आएंगे। इधर बेटा गौरव और बहू नेहा का बर्ताव 1-2 सालों से बदल चुका था। आवाज चढ़ाकर बात करना, छोटी छोटी बातों पर ताना मारना, खर्च को लेकर हमेशा गुस्सा होना, सब कुछ रोज की आदत बन चुका था। लेकिन असल दर्द तो तब शुरू हुआ जब गौरव ने एक दिन बेधड़क कह दिया, बाबूजी,
अब ये मकान मेरे नाम कर दीजिए, आखिर एक दिन तो हमारा ही है, तो अभी क्या दिक्कत है। रघुनंदन तो सोचने भी लगे थे कि कर ही दे घर को गौरव के नाम, पर उसी शाम अपने पुराने दोस्त कैलाश से मिलने गए तो उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे पागल हो गए हो क्या? वसीयत बनवा लो, लेकिन मकान सुशीला बहन के नाम पहले करो, ऐसी गलती मत कर देना। बस तभी से बेटे और बहू का व्यवहार उनके प्रति बिल्कुल बदल गया था, और आज रघुनंदन जी सुशीला को यूं टूटते नहीं देख पा रहे थे। वे हमेशा से एक शांत, धैर्यवान और संयमी इंसान रहे थे, लेकिन आज पत्नी के चेहरे पर पसरी ये बेबसी जैसे उनकी आत्मा तक को हिला गई थी। अपमान, लाचारी और एक मां की अधूरी चाहत के आंसू थे सुशीला जी की आंखों से बह रहे थे। अपने ही बेटे के घर में मेहमानों से भी कम दर्जे में जीते, लेकिन हर बार खुद को समझाकर मुस्कुरा देने वाली ये औरत आज सच में टूट चुकी थी। रघुनंदन जी ने धीरे से सुशीला जी का हाथ पकड़ा। उनकी पकड़ पहली बार इतनी मजबूत, इतनी दृढ़ थी। उन्होंने भर्राई आवाज में कहा, मैं गौरव से बात करता हूं सुशीला, क्या पता वो मान जाए हमें भेजने के लिए। हालांकि वो खुद जानते थे कि गौरव उन्हें मना कर देगा। आज शाम का खाना बनाकर जब सारा काम निपट गया तो सुशीला जी थकान उतारने के लिए टीवी के सामने आकर बैठ गईं। कमरा शांत था, रसोई की हल्की महक अब भी हवा में घुली हुई थी। उन्होंने टीवी पर अपने पसंदीदा भजन लगा दिए। उन भजनों में उन्हें हमेशा कुछ पल की शांति मिलती थी, जैसे दिन भर की थकान किसी ने धीरे से सहला दी हो। टीवी की मधुर धुनें कमरे में फैलने लगी ही थीं कि ठक, अचानक स्क्रीन काली हो गई। सुशीला जी चौंककर आगे झुक पड़ी। अरे, ये क्या हुआ? उनकी आंखों में सच्ची हैरानी थी। उन्होंने मुड़कर देखा तो बहू के हाथ में रिमोट था। उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ झलक रही थी, मानो टीवी बंद करना नहीं, किसी पर गुस्सा निकालना था। बहू ने धीमे स्वर में पूछा, माँ जी, सारा दिन आप टीवी देखती रहती हैं, पता भी है बिजली का बिल कितना आता है? हमें ही देना पड़ता है सबका बिल, जरा सा भी ख्याल नहीं रहता आपको? उसकी आवाज में ताना था, और ताने में अपमान छुपा हुआ था। सुशीला जी भीतर से एकदम सहम गईं। ये घर उनका भी था, लेकिन उस पल ऐसा लगा जैसे वो यहां सिर्फ एक बिन बुलाए मेहमान हो। तभी रघुनंदन जी का चेहरा अखबार के पीछे से सामने आया। उन्होंने अखबार मोड़ा और धीरे से मगर मजबूती से बोले, बहू, ये कौन सा तरीका है अपनी सास से बात करने का? अब क्या वो टीवी भी नहीं देख सकती? सारा दिन घर का काम करती है, थोड़ी देर भजन सुन लेने पर भी तुम्हें तकलीफ है? उनके स्वर में नाराजगी कम, दुख ज्यादा था। सुशीला जी की इतनी बेइज्जती देखकर उनका दिल दहक उठा था। बहू ने रघुनंदन जी को घूरते हुए तीखे लहजे में कहा, बाबूजी, आपको भी मालूम है ना कि बिजली का बिल कितना आता है? आप तो सारा दिन अखबार में खोए रहते हैं, आपको क्या पता खर्चे कैसे चलाए जाते हैं। उसकी बातों में एक ऐसा कटाक्ष था जिसने रघुनंदन जी को भीतर तक चोट पहुंचाई। उन्होंने अखबार नीचे रख दिया। कमरा एकदम भारी हो गया। सुशीला जी और रघुनंदन जी दोनों एक दूसरे को देखते। टीवी वाली बात ने उनका दिल भीतर तक हिला दिया था। कमरे की हल्की सी पीली रोशनी में बैठी सुशीला जी के चेहरे पर थकान भी थी और उदासी भी। वे धीरे से बोली, सुनिए, मुझे लगता है कि हमें काव्या के घर जाने वाली बात को छोड़ ही देना चाहिए। बिना बात के बहू इतना क्लेश करती हैं। अगर हम जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या बातें सुनाएंगी। हमसे ये अपमान सहा नहीं जाता अब। उनकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे अपने ही सपने को खुद से दूर धकेलने की मजबूरी हो। रघुनंदन जी उनकी बात सुनकर कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से किंतु दृढ़ता के साथ बोले, नहीं सुशीला, अब और नहीं। ये लोग समझते क्या हैं अपने आप को? हमने इन्हें सिर पर चढ़ाकर रखा है। हम इनकी हर इच्छा पूरी करते हैं, हर गलती पर चुप रहते हैं। जैसा ये लोग बोलते हैं हम वैसा करते हैं, और बदले में हमें क्या मिलता है? सिवाय अपमान, डर और रोज रोज की तानेबाजी के।
उनका गला भर आया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। बहुत डर डर कर जी लिए हम सुशीला, बस अब और नहीं। हमने डर कर भी देख लिया, अब बिना डरे रहकर देखते हैं। मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। इस बार निर्णय हमारा होगा, किसी और का नहीं। हम काव्या के पास जरूर जाएंगे, चाहे कोई रोके, चाहे कोई ना माने, हम जरूर जाएंगे। सुशीला जी स्तब्ध होकर उन्हें देखती रह गईं। उस कमरे में आज एक चुप सा तूफान उठा था जो आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलने वाला था। अगले दिन रघुनंदन जी बाहर गए और लौटे तो हाथ में 2 टिकटें थीं। देहरादून कोलकाता एयर यात्रा। सुशीला जी का दिल धक्क से रह गया। आपने हवाई जहाज की टिकट बनवा ली, वो भी 30,000 रुपए की। नेहा तो आग बबूला हो जाएगी। शायद सुशीला जी ने आने वाले तूफान की आहट को पहचान लिया था। रघुनंदन जी मुस्कुराकर बोले, चिंता छोड़ो सुशीला, हमने सारा जीवन दूसरों की खुशी में काट दिया, अब 2 दिन अपने लिए भी जी लेते हैं। अगले 10 दिन बीत गए, लेकिन इस महीने रघुनंदन जी ने पेंशन बहू को नहीं दी। कुछ दिनों बाद नेहा आग की तरह बरस पड़ी। माँ जी, पेंशन कहाँ है? आज ही बाबूजी से कहिए, महीने के खर्चे कैसे चलेंगे? आप दोनों को तो बस बैठे बैठे सब कुछ चाहिए होता है। सुशीला जी ने धीमे से कहा, वो बेटा, हम दोनों काव्या के घर जाने की सोच रहे थे। गोलू का पहला जन्मदिन है, इसीलिए गौरव के पापा ने 2 प्लेन की टिकट बनवा दी। तो क्या मतलब आप दोनों घूमने जा रहे हैं, वो भी जहाज से? शर्म नहीं आती, बुढ़ापे में प्लेन में बैठेंगे? नेहा ने चीखते हुए कहा। बेटा, काव्या के घर कितनी मुश्किल से ये खुशियां आई हैं, उसने बहुत प्यार से हमें बुलाया है बेटा। सुशीला जी कह ही रही थीं कि नेहा बीच में बोली, आने दो गौरव को, कहती हूं उनसे कि उनके माँ बाबूजी को तो घूमने की पड़ी है, घर के खर्चों से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। शाम को गौरव आया। नेहा ने सब बता दिया। गौरव तो पागल सा हो गया। बाबूजी, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमसे पूछे बिना इतना पैसा उड़ाने की? इस महीने राशन कैसे चलेगा? हम आपका पेट पालें और आप चैन से हवाई जहाज में घूमने चलें? अगर पैसे नहीं दिए तो मैं आप दोनों को खाना नहीं दूंगा। इस चीख ने पहली बार रघुनंदन के अंदर सोए हुए ज्वालामुखी को जगा दिया। उन्होंने कुर्सी से उठते हुए कहा, बस बहुत हो गया। जिस बेटे को गोद में खिलाया, जिसके लिए अपनी हर इच्छा मारी, वही आज कह रहा है रोटी नहीं दूंगा। तुम्हें अपनी बीवी के नए कपड़े नहीं दिखाई देते? हर हफ्ते होटल में खाना नहीं दिखाई देता? 2 बार विदेश घूमकर आए हो, वो भी भूल गए? गौरव चिल्लाया, मैं खुद कमाता हूं। इस पर रघुनंदन गरजे, तो मैं भी अपनी पेंशन कमाता हूं। पूरी 50,000 पेंशन आती है मेरी, और तुम मेरी पूरी पेंशन लेकर मेरे हाथ में क्या पकड़ाते हो? सिर्फ 1,000 रुपए। चलो, उसमें भी मैं चुप था। सोचा बच्चे हैं, घर चलाना होता है, मैं इनकी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? कभी ना कभी समझेंगे। उन्होंने गर्दन झुका ली। कुछ पल शब्द गले में ही अटक गए। फिर बहुत मुश्किल से बोले, लेकिन आए दिन तुम दोनों के द्वारा जो अपमान, जो तिरस्कार और जो बेइज्जती होती है, वो अब सहन नहीं होती। और अब अपने पैसे से हम दोनों जहां चाहेंगे वहां जाएंगे, जो मन होगा वो करेंगे। यूं एक एक पैसे के लिए तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। रही बात घूमने जाने की, तो फिलहाल तो हम काव्या के पास जा रहे हैं, क्योंकि मेरी पेंशन पर सिर्फ तुम्हारा हक नहीं, मेरी बेटी का भी हक है।
और तुमको बड़ा करने में और तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने में हमारी बहुत सी ख्वाहिशें अधूरी रह गई थीं। अब वो पूरी करनी है वहां से आकर। नेहा बीच में बोली, वाह, इस उम्र में घूमने निकलना है इन्हें। बुढ़ापे में बीमार पड़ गए तो मैं सेवा नहीं करने वाली, समझे? रघुनंदन ने इतने शांत स्वर में कहा। सेवा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी बहू। उन्होंने सभी दस्तावेज उठाकर मेज पर रख दिए। और सुन लो ध्यान से, अभी मकान मैंने तुम्हारे नाम नहीं किया है। ये घर सिर्फ और सिर्फ मेरा है। आज से तुम ऊपर वाली मंजिल पर रहोगे या और उसका भी किराया दोगे, नहीं तो घर छोड़ दो। आज 15 तारीख है, 10 दिन का समय है तुम दोनों के पास। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। गौरव सफेद पड़ गया। अगले दिन रघुनंदन जी और सुशीला जी बाजार गए और अपने और बेटी नाती दामाद के लिए कुछ कपड़े खरीद कर आए। नेहा बस देखती रही। उसे पता था अब अगर वो कुछ बोलेगी तो बात आगे बढ़ जाएगी। अगले दिन दोनों दंपति कोलकाता के लिए रवाना हुए। पहली बार जहाज को पास से देखते हुए रघुनंदन की आंखें भर आईं। सुशीला, जिंदगी में इंसान बहुत कुछ चाहता है, जरूरी नहीं कि सभी पूरे हों। ऐसा मैंने अपना मन बना लिया था, लेकिन आज 65 की उम्र में मेरा बचपन का सपना पूरा ही हो गया सुशीला। सुशीला जी का दिल भाव से भर गया। पूरे 10 दिन दोनों बेटी के पास रहे। इन दिनों में जैसे रघुनंदन जी और सुशीला जी ने अपनी जिंदगी के खोए हुए रंग फिर से देख लिए थे। सुबह उठते ही बेटी की प्यारी सी आवाज, पापा चाय बना दूं, और दामाद का मुस्कुराकर कहना, आज हम लोग बाहर नाश्ता करेंगे, तैयार हो जाइए। उनके लिए ये सब किसी सपने जैसा था। बेटी दामाद ने उन्हें कोलकाता के हर उस कोने में ले गए जहां लोगों के चेहरे पर रौनक और दिलों में अपनापन बसता था। कभी वे दक्षिणेश्वर काली मंदिर की सीढ़ियों पर हाथ जोड़कर खड़े रहते, जहां हवा में एक अजीब सी शांति थी जिसे दोनों काफी दिनों बाद महसूस कर रहे थे। कभी हावड़ा ब्रिज पर खड़े होकर दोनों पति पत्नी ये देख खुश होते कि भीड़ में खो जाने के बजाय आज वे किसी की प्राथमिकता हैं, किसी की जिम्मेदारी नहीं बल्कि किसी का सम्मान है। दोनों बहुत दिनों बाद खुलकर जी रहे थे। अब रघुनंदन जी अक्सर सुशीला जी से कहते, सुशीला, अगर बुढ़ापे में भी खुशी मांगने पर बहू बेटा नाराज हो जाएं तो समझ लेना कि अब अपनी जिंदगी हमें खुद ही जीनी है। कुछ दिन कोलकाता रहकर दोनों लौट आए। जब दोनों लौटे तो घर का दरवाजा खुलते ही गौरव और नेहा दोनों उनके पैरों में गिर पड़े। रोते हुए बोले, बाबूजी, माफ कर दीजिए, हमने बहुत गलत किया। नेहा बोली, माँ जी, अब से आप एक काम भी नहीं करेंगी। टीवी का रिमोट हमेशा आपके पास ही रहेगा। बस इस घर से हमें अलग मत कीजिए। रघुनंदन ने उन्हें उठाया और बोले, ठीक है, पर एक शर्त है मेरी। मेरी पेंशन में से कुछ पैसे मैं अपने पास रखूंगा। हम अपने खर्च के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। इज्जत, प्यार, सम्मान ये हमारे अधिकार हैं। अब और अपमान सहन नहीं होगा। गौरव सिर झुकाकर बोला, जो आप कहेंगे वही होगा। नेहा भागकर चाय बनाने चली गई। सुशीला जी ने रघुनंदन जी का हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, आज आपने हमारा जीवन बचा लिया, वरना हम तो चुपचाप सब सहते सहते मर ही जाते। रघुनंदन मुस्कुराए। सुशीला, आत्मसम्मान बुढ़ापे में नहीं, जीवन भर चाहिए होता है। और उस दिन पहली बार टीवी की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। सुशीला जी मुस्कुराते हुए अपना पसंदीदा कार्यक्रम देख रही थीं। किसी का रिमोट अब उन्हें चुप नहीं करा सकता था।